then V is R module. Where R is ring of real numbers. अब यूँ कीजिए कि आप ये X सबसेट लीजिए, X इज इक्वल टू आई जे, दिस इज सबसेट ऑफ V, ये V का सबसेट है। अब आई जे की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आप बना लीजिए। सो ये आप लिखेंगे RX। तो आई जे की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन अगर आप बना लें तो इसको अगर आप N कहें तो ये सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ आई जो है, आई जे जो है, ये V के बराबर नहीं आएगा इस केस में। आप जानते हैं ये 3 डायमेंशनल है, ये पर 2 डायमेंशन है, तो ये सारे के सारे वेक्टर जो है ना ये XY प्लेन पर होंगे, तो ये तो XY प्लेन के वेक्टर्स बनेंगे। एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू V, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू V। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये चीज़। सेकेंडली, अगर आप X को आई जे के ले लें, आई जे के, ये भी V का सबसेट है। अब देखिए इस केस में अगर आप इस X की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ले लें तो ये तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस V बन जाएगा। आप जानते हैं कि V जो है इनसे जनरेट होता है, आई जे के से जनरेट होता है, सिर्फ आई जे से नहीं, आई जे के से। तो अगर आप आई जे के की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन लें तो जवाब V बनेगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट V is module generated by X। X मैं दोबारा लिख देता हूँ, X की मानी इस केस में आई जे के है। लेकिन अगर आप X को सिर्फ आई जे लेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, आई जे के लेंगे देन V इज इक्वल टू आर एक्स एंड V इज जनरेटेड बाय X। V इज मॉड्यूल जनरेटेड बाय आई जे के। यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए कि इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल X के एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट है, 1 2 3, ओनली 3 एलिमेंट्स। सो इन अबव एग्जांपल V is finitely generated module, is finitely generated module, क्योंकि जिस सेट से ये जनरेट होता है वो सेट फाइनाइट है। सो इन अबव एग्जांपल या वेक्टर स्पेस V जो है दिस इज अ फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल। नाउ वी कैन कम टू अ डेफिनेशन। Let M be a left R module let X subset of M be a non-empty फाइनाइट, ये नई कंडीशन यहाँ पर है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ M सच दैट, इस तरह से कि अगर आप X की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन, ये नोटेशन है ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस के लिए, तो अगर आप X की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन का सेट बना लें और ये सेट जो है ये M के बराबर आ जाए, जैसे RX जो V के बराबर आ गया, तो ये सेट अगर M के बराबर आ जाए देन M इज कॉल्ड finitely generated module, is called finitely generated module।
यानी कि अगर मॉड्यूल का एक फाइनाइट सबसेट ऐसा हो कि मॉड्यूल के तमाम एलिमेंट्स को उस सबसेट के एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जा सके, तो देन वी से दैट मॉड्यूल इज़ फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल. So this was definition of finitely generated module. और इसको समझने के लिए सबसे बेहतर जो एग्ज़ाम्पल है वो वेक्टर स्पेस ही की है, उसके आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं. Now we come to an other concept. आपको याद होगा जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे तो आपने कोशेंट ग्रुप पढ़ा था, जिसे आप फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं. रिंग्स में आपने कोशेंट रिंग्स पढ़ी थी. इसी तरह से मॉड्यूल्स में भी हम कोशेंट मॉड्यूल का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं. और ये ज़रा ज़हन में आप करें कि ये चीज़ें तकरीबन उसी तरह ही होंगी जैसे आपने कोशेंट रिंग को डिस्कस किया था. कोशेंट रिंग के हवाले से आप करते यूँ है, कोई रिंग अगर आपको दे दी जाए तो उसका आप 2 साइडेड आइडियल लेते हैं और उसके साथ आप उसके कोसेट्स बनाते हैं और फिर आप एडिशन डिफ़ाइन करते हैं, बाकी सब चीज़ें उसी तरह से. तो पैरेलल अंदाज में हम ये चीज़ें करेंगे. कोशेंट मॉड्यूल आप नोट करेंगे कि एडिशन का प्रोसेस हर चीज़ उसी तरह से चलेगी. सो लेट्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट कोशेंट मॉड्यूल. So let R be a ring with identity. Let M be a left R module. R is a ring with identity as always. So let M be a left R module. और आपको याद होगा कोशेंट ग्रुप के लिए आपको सब ग्रुप की ज़रूरत थी, वहाँ नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं आप. और कोशेंट रिंग के लिए आपको 2 साइडेड आइडियल चाहिए होता है, जो कि रिंग का सबसेट होता है, अगेन सब रिंग होता है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जो हमने की थी. तो इसी तरह से कोशेंट मॉड्यूल डिफ़ाइन करने के लिए आपको मॉड्यूल का सब मॉड्यूल चाहिए होगा, और सब मॉड्यूल्स को भी हम डिस्कस कर रहे थे. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी इजीली. So let M be a left R module and N be a sub module of M, and N be a sub module of M. मैं इस पर एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप कोशेंट का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो आपको, जब कोशेंट ग्रुप का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो आपको सब ग्रुप चाहिए होता है, नॉर्मल सब ग्रुप. जब आप कोशेंट रिंग का डिस्कस करते हैं तो आपको एक सब रिंग चाहिए होती है 2 साइडेड आइडियल. और अब कोशेंट मॉड्यूल हम डिस्कस करने लगे हैं तो हमें एक सब मॉड्यूल के कंसेप्ट की ज़रूरत पेश आएगी इस बात को डिस्कस करने के लिए. सो लेट M be a left R module and N be a sub module of M. Then now we can go to next page. सिर्फ ये बात नोट कर लीजिए कि देन N जो है, M जो है वो अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप है. N जो है वो सब मॉड्यूल है. तो N भी आप जानते हैं उसी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के अंडर अबीलियन ग्रुप होता है. तो इस तरह से N जो है वो एज ग्रुप M का सब ग्रुप है. और आप जानते हैं कि जब किसी अबीलियन ग्रुप का सब ग्रुप लेते हैं तो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है. तो देन N जो है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट N इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ M. मैं रीज़न लिख देता हूँ, बिकॉज M इज़ अबीलियन. किसी अबीलियन ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है. तो N चूँकि M का इन पर्टिकुलर सब ग्रुप है, इसलिए N जो है वो M का नॉर्मल सब ग्रुप होगा. अब जब किसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप आपको दे दिया जाए तो देन यू कैन टॉक अबाउट कोशेंट ग्रुप.
So having observed that, therefore we have quotient group. यानी कि m जो है वो अबेलियन ग्रुप है और n जो है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा क्योंकि m अबेलियन है। तो m फैक्टर n बाय डेफिनेशन आप जानते हैं जो आपने ग्रुप थ्योरी में की थी, ये सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स होता है या राइट कोसेट लेने चुके, ये तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इस केस में। अबेलियन होने की वजह से भी वैसे भी आप आइदर यू टेक लेफ्ट कोसेट्स या यू टेक राइट कोसेट्स, तो वी वर्क विद लेफ्ट कोसेट्स। सो m फैक्टर n इज इक्वल टू x प्लस n, ये लेफ्ट कोसेट, सच दैट x बिलोंग्स टू m। तो ये जो डेफिनेशन इससे पहले आप जानते हैं, दिस इज क्वोशिएंट ग्रुप वेयर एडिशन इज गिवन बाय, हम नोट कर लेते हैं कि वेयर नंबर 1 एडिशन, इस केस में है कि अगर आपने कोई दो लेफ्ट कोसेट्स को जमा करना है, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने x1 प्लस n को x2 प्लस n के साथ जमा करना है, तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा x1 प्लस x2 प्लस n। ये एडिशन ऑफ कोसेट्स है जब ग्रुप थ्योरी में आप ये काम कर रहे होते हैं। सेकेंडली, इस केस में आप ज़ीरो एलिमेंट जो है इसका m फैक्टर n का, सो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इन m फैक्टर n इज़, ये बात आप जानते हैं कि क्वोशिएंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वही सब ग्रुप होता है जिसके साथ आपने क्वोशिएंट किया होता है, इज़ n। एंड थर्डली, एडिटिव इनवर्स ऑफ इसका कोई भी एलिमेंट आप x प्लस n ले लें तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो होगा माइनस x प्लस n। तो ये चीज़ें आप ग्रुप थ्योरी से जानते हैं, तो मैंने उन चीज़ों को ज़रा रिकॉल कर दिया है। सो नो वी राइट अ प्रोपोजिशन। ये ऊपर की चीज़ें लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको रिकॉल हो जाए कि जब हम क्वोशिएंट मॉड्यूल की बात कर रहे होते हैं तो बुनियादी चीज़ जो उसमें होती है वो क्वोशिएंट ग्रुप ही होता है, जिस पर फिर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट m बी अ लेफ्ट आर मॉड्यूल, let m be a left R module and n be a submodule of m and n be a submodule of m. Then m फैक्टर n, मैं दोबारा इसे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ n विद एलिमेंट्स ऑफ m ये जो ऊपर हमने लिखा था। देन दिस particular object whatsoever is a module as well. Then this is also a left R module. तो हमने इसे लेफ्ट आर मॉड्यूल प्रूव करना है। जहाँ तक इसके ग्रुप होने का तो अलग है, वो हम ग्रुप थ्योरी से जानते हैं, ऊपर हमने इसको डिस्कस भी कर लिया है। सो वी कम टू प्रूफ। सो प्रूफ के लिए
मॉड्यूल प्रूव करने के लिए या लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल प्रूव करने के लिए आपने एक तो इसे ग्रुप प्रूव कर अबीलियन ग्रुप प्रूव करना होता है, और सेकेंडली आपने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करनी होती है, और वो 4 कंडीशन हैं जो आपने वेरीफाई करनी होती हैं। तो सो एज़ फार एज इट बीइंग इट एन अबीलियन ग्रुप इज़, वी सिंपली नोट दैट, जैसे हमने ऊपर नोट किया था कि वी नोट दैट n जो है वो m का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देयरफॉर m फैक्टर n इज़ वेल डिफाइंड, ये हम ग्रुप थ्योरी से जानते हैं, इज़ वेल डिफाइंड एज an abelian group. रीज़न इसकी ये है कि बिकॉज m is abelian, m is abelian group, तो ये भी abelian ही होगा। Therefore this is well defined as abelian group, where हम थोड़ी सी चीज़ें रिपीट कर देते हैं जो ऊपर हमने की थी। नंबर 1 कि अगर आपने x1 प्लस n को x2 प्लस n के साथ ऐड करना है तो रिज़ल्ट आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस n, और ये भी m फैक्टर n को बिलोंग करता है। सो इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये हम ग्रुप 3 से जानते हैं। सेकेंडली n is identity element, in fact additive identity element is identity in m factor n. And thirdly, minus x plus n is inverse of, additive inverse in fact is inverse of x plus n. x प्लस n का इन्वर्स जो है वो माइनस एक्स प्लस n होगा। आइडेंटिटी ये क्लोजर है। और नंबर 4 x1 प्लस n प्लस x2 प्लस n जो हमने डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस n, एंड x1 प्लस x2 को यू कैन राइट x2 प्लस x1, चूँकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है m में। सो x2 प्लस x1 प्लस n, और ये चीज़ आ जाएगी x2 प्लस n एंड देन प्लस x1 प्लस n। तो एडिशन जो हमें जानते हैं हम दैट इज़ कम्यूटेटिव। तो देयरफॉर m factor n is an abelian group. So hence m factor n is an abelian group. तो ये पहली कंडीशन तो बड़ी आसानी से इस्टेब्लिश हो जाती है कि m फैक्टर n जो है वो अबीलियन ग्रुप है। अब इसे मॉड्यूल प्रूव करने के लिए हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ना उसे इंट्रोड्यूस करना है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप जानते हैं कि हमें जो करना है वो एक एलिमेंट रिंग का और एक एलिमेंट m फैक्टर n का लेकर हमने एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करना है कि रिज़ल्ट जो है m फैक्टर n का हो। सो एक्सटर्नल लॉ ऑफ कंपोजिशन, एक्सटर्नल लॉ ऑफ कंपोजिशन
ये ज़रा बारी बकम सी फ्रेज़ है, ये ज़्यादा सिंपल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं इस फ्रेज़ को. सो टू से स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ comparatively better. So this is what we are going to introduce now. So we define scalar multiplication as follows. We define scalar multiplication as follows. एक एलिमेंट आप रिंग आर का ले लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू आर, और एक एलिमेंट जब आप एम फैक्टर एन का ले लीजिए, वो आप ले लीजिए एक्स प्लस एन बिलोंग टू एम फैक्टर एन. एम फैक्टर एन फैक्टर ग्रुप जो होता है क्वोशंट ग्रुप, एम फैक्टर एन. देन द वे वी डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज, हमने रिंग के एलिमेंट को एम फैक्टर एन के एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी है, एक्सटर्नल लॉ ऑफ कंपोजिशन डिफाइन करना दी. वी विल डू इट एज फॉलोज. इसे बड़े गौर से नोट करें. हम रिंग के एलिमेंट ए को मॉड्यूल के एलिमेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स, और फिर इसका हम लेफ्ट कोसेट ले लेंगे एन के साथ. सो दिस इज द वे वी डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी मस्ट इस्टेब्लिश दैट दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड. जब भी हम इक्वलेंस क्लासेस के साथ वर्क कर रहे होते हैं या फिर हम कोसेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड वाली कंडीशन हमें ज़रूर करना होती है. सो वी मस्ट प्रूव दैट this scalar multiplication is well defined. और वेल डिफाइंड के माने आप जानते हैं कि अगर कोई दो कोसेट्स आपस में बराबर हैं तो उन दोनों को ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी आपस में बराबर होने चाहिए. सो आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि लेट फ़र्ज़ कीजिए कि x1 प्लस एन कोसेट जो है वो x2 प्लस एन कोसेट के बराबर है, वेयर x1 x2 जो है वो m को बिलोंग करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि x1 प्लस एन और x2 प्लस एन जो है ये m फैक्टर n को बिलोंग करते हैं. या ये कह लें कि x1 x2 m को बिलोंग करते हैं, या ये कह लेंगे कोसेट्स m फैक्टर n को बिलोंग करते हैं, एक ही बात है. तो फ़र्ज़ कि ये दोनों कोसेट्स आपस में बराबर हैं. देन जो एडिशन ऑफ कोसेट्स है उसके मुताबिक आप जानते हैं कि वी कैन से दैट x1 माइनस x2, इसको आप इस तरफ ले आइए, प्लस n इज़ इक्वल टू n. एंड देयरफॉर आप जानते हैं कि किसी सब ग्रुप के साथ किसी एलिमेंट का कोसेट जब उस सब ग्रुप के बराबर ही आता है तो वो एलिमेंट उस सब ग्रुप को बिलोंग करता है. तो देयरफॉर x1 माइनस x2 मस्ट बिलोंग टू n. अब चूँकि x1 माइनस x2 n को बिलोंग करता है और n जो है वो सब मॉड्यूल है, तो जब आप x1 माइनस x2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिंग के एलिमेंट a के साथ, तो ये रिज़ल्ट भी n को बिलोंग करना चाहिए. फॉर एनी a बिलोंगिंग टू r ऐसा होना चाहिए. और अब आप मॉड्यूल की कंडीशंस यूज़ कीजिए, तो यू कैन राइट इट ax1 माइनस ax2 बिलोंग्स टू n.
तो इसके माने फिर ये हुए कि आप अगर इसके साथ इसका लेफ़्ट कोसेट लेंगे तो जो आप n के बराबर होगा, देखो ax1 माइनस ax2 माइनस ax2 प्लस n इज इक्वल टू n, कि जब कोई एलिमेंट किसी सब ग्रुप को बिलोंग करता है तो उसके साथ लेफ़्ट कोसेट उस सब ग्रुप के बराबर ही आता है। एंड देयरफॉर अब आप इसको इस तरफ ले आइए, तो देयरफॉर ax1 प्लस n इज इक्वल टू ax2 प्लस n। एंड देयरफॉर जो हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक इसको आप यूँ लिख सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं फिर a मल्टीप्लाइड विद x1 प्लस n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस n। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई दो लेफ़्ट कोसेट्स आपस में बराबर हों तो रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपस में बराबर होंगे। वी हैव इस्टेब्लिश्ड दैट। तो देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। Therefore, scalar multiplication is well defined. तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है और हमने प्रूव किया है कि वो जो हमारी डेफिनेशन है वो ठीक है, दैट इज़ वेल डिफाइंड, कि अगर दो कोसेट्स आपस में बराबर भी होते हैं, लेफ़्ट कोसेट आपस में बराबर होते हैं, तो आप रिंग के किसी एलिमेंट के साथ उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारी डेफिनेशन के मुताबिक तो वो रिजल्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। सो हैविंग डन दैट, अब हमें मॉड्यूल की कंडीशन जो है ना वो हमें वेरीफाई करनी है। तो टू सी दैट m factor n is left R module, we must verify that वो आपको याद होगा 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन मेन तो यही होती है कि आपने अबीलियन ग्रुप प्रूव करना होता है, जो कि हम कर चुके हैं, और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करनी होती है, वो भी हम कर चुके हैं। उसके बाद फिर आपने 4 कंडीशंस वेरीफाई करनी होती है, वो मैं कंडीशन लिखता हूँ। एक तो आपने ये प्रूव करना है कि रिंग के कोई दो एलिमेंट्स आप लें, ए और बी, और इन एलिमेंट्स के सम के साथ आप m फैक्टर n के किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, तो ये रिज़ल्ट बराबर होना चाहिए a मल्टीप्लाइड विद x प्लस n एंड देन प्लस b मल्टीप्लाइड विद x प्लस n। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप रिंग का कोई एक एलिमेंट a ले लें और जिसे आप मॉड्यूल प्रूव करने जा रहे हैं उसके कोई दो एलिमेंट्स लेकर उनको जमा कर लें, जैसे x1 प्लस n और x2 प्लस n, इनको आपस में जमा कर लें, तो ये रिजल्ट बराबर आना चाहिए a मल्टीप्लाइड विद x1 प्लस n प्लस b मल्टीप्लाइड विद प्लस a मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस n। सेकेंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन भी आप जानते हैं कि आप रिंग के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और इनमें से दूसरे एलिमेंट को आप जिसे आप मॉड्यूल प्रूव करने जा रहे हैं उसके किसी एक एलिमेंट के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और आपने प्रूव करना होता है कि दिस इज़ इक्वल टू ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और इसको x प्लस n के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। और फोर्थ कंडीशन वी शुड इस्टेब्लिश इज़ दैट कि अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को m फैक्टर n के किसी एलिमेंट x प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट x प्लस n ही आएगा। अब ये कंडीशन जो है ना बहुत सिंपल है इनको वेरीफाई करना। आप लेफ़्ट हैंड साइड लीजिए और बड़ी आसानी से वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा।
So left for yourself, left for you to verify these conditions. ये बहुत सिंपल इसलिए है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और वो डेफिनेशन यूज़ करते चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली 2-3 स्टेप्स के बाद राइट हैंड साइड बन जाती है। ये सब इसी तरह से। सो दिस इज फॉर यू टू इस्टेब्लिश। So what we have proved is that, we have proved that m फैक्टर n जो कि दरअसल n के लेफ्ट कोसेट्स का सेट है विद एलिमेंट्स ऑफ m इज लेफ्ट आर मॉड्यूल वेयर अगर आपने m फैक्टर n के किसी भी एलिमेंट x प्लस n को रिंग के एलिमेंट a के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मेथड ये होगा कि आप a को सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्लस n उसी तरह से। दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। या मैं ये कंडीशन लिख दूँ, दिस इज फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू r और बाकी ये कंडीशन अब लिख दीजिए, स्पेस रखा मैं यहाँ पर, तो यू कैन राइट दिस थिंग्स। सो m factor n becomes a left arm module provided we define scalar multiplication in this way. So having done so, ऐसा करने के बाद m factor n is called quotient module. So this is what our topic was, quotient module. इसमें एक बात नोट कर लीजिए कि ये जो क्वोशंट मॉड्यूल है m फैक्टर n, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट n है, जैसे आप क्वोशंट ग्रुप में जानते हैं। सो वी नोट दैट आइडेंटिटी in m factor n is n. So n is identity element of m factor n. So this next one. So having done these things, we must come to the concept of homomorphism. आपको याद होगा जब आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी तो आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किए थे। जब आपने रिंग थ्योरी पढ़ी थी तो आपने रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किए थे। और अगर हमने टोपोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ आपको याद होगा आप कंटिन्यूस मैप्स डिफाइन करते हैं जो मॉर्फिज्म होते हैं फॉर टोपोलॉजिकल स्पेसेस। So now we come to the concept of homomorphism, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। आप जानते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या है, वो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप्स होते हैं। जब आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर जो भी ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है उसे प्रिजर्व होना होता है और इन्वर्सेस और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाते हैं। रिंग के केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को प्रिजर्व होना होता है। और अभी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन केस ऑफ मॉड्यूल्स
मॉड्यूल में दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो एडिशन का ऑपरेशन जो उसके अबीलियन ग्रुप होने की वजह से होता है, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो है ना, इन दोनों ऑपरेशंस को प्रिजर्व करेगा, एडिशन को भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी। सो वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। सो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, तो हम दो मॉड्यूल ले लेते हैं। तो लेट m एंड m प्राइम हम क्या लेते हैं, बी लेफ्ट आर मॉड्यूल्स। लेट m एंड m प्राइम बी लेफ्ट आर मॉड्यूल्स। R is a ring with identity. Left are modules. Then a module homomorphism. Then a module homomorphism f from m to m prime is a function such that, और जो conditions है, you may be expecting these conditions. फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप डोमेन वाले मॉड्यूल के कोई दो एलिमेंट्स लेकर इनको आपस में जमा कर लें और इस पर आप इस फंक्शन को अप्लाई करें, तो रिज़ल्ट शुड बी इक्वल टू fx प्लस fy। ये वही कंडीशन है जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की होती है। तो फर्स्ट कंडीशन fx प्लस y इज इक्वल टू fx प्लस fy। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप एक एलिमेंट मॉड्यूल का ले लें x, एक एलिमेंट रिंग का ले लें और ए को x के साथ मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक्सटर्नल ऑफ कंपोजिशन, तो इस पर अगर आप f को अप्लाई करें तो रिज़ल्ट आपके पास आना चाहिए a fx के बराबर। तो आप देखिए f को चाहिए कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व करें। So this is for all x, y belonging to M और A belonging to ring R. तो module homomorphism must preserve addition and must preserve scalar multiplication. So this is very natural to see how this is going to work. So this is the definition of module homomorphism. इसके बाद कुछ चीज़ें आप जानते हैं कि अगर होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 हो तो वी कॉल इट मोनोमॉर्फिज्म, अगर ये ऑन टू हो तो वी कॉल इट एपीमॉर्फिज्म, अगर ये 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो इसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो मैं ऐसे थोड़ा सा ब्रीफ सा लिख देता हूँ। इफ़ एफ इज़ 1 to 1 then we say that f is monomorphism. And then if f is onto, then f is called epimorphism. और एपीमॉर्फिज्म को अगर आप चाहें तो आप एपी भी कह सकते हैं, मोनोमॉर्फिज्म को अगर आप चाहें तो आप सिर्फ मोनो भी कह सकते हैं। एंड देन नंबर 3, इफ एफ इज मोनो एज वेल एज एपी, then f is called isomorphism. और आइसोमॉर्फिज्म से मुतल्लिक हम ये भी लिख देते हैं
कि if f from m on to m dash is isomorphism, then we say that m is isomorphic with m dash, और इसे हम यूँ लिखते हैं कि m इज़ आइसोमॉर्फिक विद m डैश। ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो आपने ग्रुप थ्योरी में की हुई हैं और रिंग थ्योरी में की हुई हैं। सो आफ्टर दैट you can expect that what I am going to talk about now. We are going to talk about kernel and image। और बड़ी सिंपल सी बात है कि if f from m into m dash is module homomorphism, then डोमेन वाले मॉड्यूल के वो एलिमेंट्स जिन पर f का जो इफ़ेक्ट है वो को डोमेन वाले एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के बराबर आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड कर्नल ऑफ f। कर्नल ऑफ f। और जो चीज़ हमें नोट करनी चाहिए वो ये है कि कर्नल जो है वो डोमेन वाले मॉड्यूल का सब मॉड्यूल होता है। कर्नल ऑफ f इज सब मॉड्यूल ऑफ m। You can verify it by yourself। उसमें ये काम आपने ग्रुप थ्योरी में भी किया हुआ है, रिंग थ्योरी में भी किया हुआ है कि कर्नल जो है वो डोमेन वाले स्ट्रक्चर का सब स्ट्रक्चर होता है। सो कर्नल ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इज सब मॉड्यूल ऑफ डोमेन मॉड्यूल m। And another thing you know very well, if f from m into m dash is a module homomorphism, then आप डोमेन वाले मॉड्यूल के तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस ले लें fx सच दैट x बिलोंग्स टू m। आपको याद होगा इसे हमने ग्रुप थ्योरी में fm कहा था, या इमेज ऑफ f भी कहते हैं इसे, तो हम इसे fm ही कह लेते हैं। रिंग्स में भी हम ऐसे किया था fm। देन दिस fm इज कॉल्ड इसे आप कह सकते हैं इमेज ऑफ m, या फिर कुछ बुक्स इसे इमेज ऑफ f भी लिखती हैं, इमेज ऑफ f। और जो बात आपने नोट करनी है वो ये है कि इमेज जो है fm इज सब मॉड्यूल ऑफ m प्राइम। इमेज जो है वो को डोमेन वाले मॉड्यूल का सब मॉड्यूल होता है। जैसे ग्रुप्स में भी ऐसे ही है, रिंग्स में भी आप जानते हैं इसी तरह होता है। एंड देन वी कम टू FP मोनोफैक्टराइजेशन। और ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इफ़ f from m into m prime
is a module homomorphism then we can do as following. ये m से लेकर m डैश तक ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, और m जो है आप यहाँ पर m से लेकर आप दिस इज़ f, सो दिस इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म f, एंड m से लेकर आप यहाँ तक एपीमॉर्फिज्म ले सकते हैं, और m से लेकर fm तक यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, हमने ग्रुप थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पर आप ये मोनोमॉर्फिज्म आ जाता है. सो दिस इज़ एपी, और आप इसे समझते हैं क्या चीज़ है, एंड दिस इज़ मोनो. देन दिस पर्टिकुलर डायग्राम कम्यूट करने का मानी ये होते हैं कि अगर आप इन दोनों को कंपोज करें तो ये चीज़ बनेगी. सो दिस इज एपीमोनो फैक्टराइजेशन, जो हमने ग्रुप थ्योरी में भी डिस्कस कर रखी है, डिस्कस कर लेनी चाहिए. और वो कैनोनिकल मैप आप ग्रुप थ्योरी में भी जानते हैं, रिंग थ्योरी में भी जानते हैं, कैनोनिकल मैप. कि if m is a left arm module and n is submodule of m, then आप m को n के साथ फैक्टर करें, ये क्वोशंट मॉड्यूल है, तो m से लेकर m फैक्टर n तक हमें एक ख़ास मैप मिलता है जिसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन बाय, इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि ईटा को जब आप m के किसी एलिमेंट x पर अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट x के साथ n का लेफ़्ट कोसेट आएगा. दिस इज़ कॉल्ड कैनोनिकल मैप. ईटा इज़ एपीमॉर्फिज्म. इन फैक्ट आप चाहें तो इसे अप्रूव भी कर सकते हैं, इज़ एपीमॉर्फिज्म, लेकिन ये चीज़ें आपने इससे पहले काफ़ी स्टेजेस पर की हुई हैं. ईटा इज़ एपीमॉर्फिज्म, और आप जानते हैं कि ईटा का कर्नल n के बराबर होता है. एंड कर्नल ऑफ ईटा इज इक्वल टू n, यानी कि जिस सब मॉड्यूल से आपने क्वेश्चन किया है वही सब मॉड्यूल जो है वो कैनोनिकल मैप का कर्नल होता है. तो ये बातें वही हैं जो एग्जैक्टली आप जानते हैं फ्रॉम योर बैकग्राउंड ऑफ ग्रुप थ्योरी. इन चीज़ों को अगर आप चाहें तो आप अपने तौर पर प्रूव भी कर सकते हैं, अबाउट कर्नल, अबाउट इमेज, अबाउट कैनोनिकल मैप एंड ऑल दीज थिंग्स. एक चीज़ और भी मैं आपको रिकॉल करवा दूँ जो हमने डिस्कस कर रखी है. मैं रिकॉल करवाता हूँ कि रिकॉल दैट if R is a ring and I and J are, let's say, left ideals of R, left ideals of R, then आप एक एलिमेंट I का ले लें, एक एलिमेंट J का ले लें और इनको जमा कर लें.
ए बिलोंग टू आई और बी बिलोंग टू जे। तो इस तरह से आप आई और जे के तमाम एलिमेंट्स को जमा कर लें। तो इसे हम आई प्लस जे से, आपको याद होगा इसे हमने डिनोट किया था आई प्लस जे। दिस इज़ आल्सो लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, इज़ आल्सो लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। ये मैंने इसे रिकॉल इसलिए किया कि नेक्स्ट रिज़ल्ट इसे तो हमने बाकायदा रिंग थ्योरी में प्रूव किया था। मॉड्यूल्स में भी इसी तरह से हमारे पास डेफिनेशन है। सिमिलरली if M is a left R module and N1 and N2 are submodules of M, then अब इसी तरह से एक एलिमेंट N1 का ले लें x1, एक एलिमेंट आप N2 का ले लें x2 और इनको जमा कर लें, क्योंकि x1 जो है ये N1 का एलिमेंट है और x2 जो है वो N2 का एलिमेंट है और आपने इनको जमा किया है। जमा करने के बाद ये जो सेट बनेगा इसे अगर आप N1 प्लस N2 से रिप्रेजेंट करें, और ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि ये x1 और N1 और N2 के एलिमेंट्स की सम है। तो दिस पर्टिकुलर सेट N1 प्लस N2 इज़ आल्सो a submodule of M, is also a submodule of M. तो ये इसका प्रूफ एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे दो लेफ़्ट आइडियल्स का सम भी लेफ़्ट आइडियल होता है, इसी तरह से दो सब मॉड्यूल्स का सम भी सब मॉड्यूल होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह इसका प्रूफ है। सो इसे भी मैं आई एम लीविंग इट ऑन यू टू प्रूव इट एंड दिस कैन बी प्रूव वेरी सिंपली। इससे पहले आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी मॉड्यूल के सब मॉड्यूल की एक फैमिली दे दी जाए, फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ अ मॉड्यूल दे दी जाए, तो उन सब मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन भी सब मॉड्यूल होता है। और इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई दो सब मॉड्यूल दे दिए जाएं तो उन सब मॉड्यूल्स का सम भी सब मॉड्यूल होता है, जो कि इस तरह से हमने रिप्रेजेंट। इसकी इसी डेफिनेशन ये है, यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली ऑन योर ओन। So what can you expect now? हमने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म डिफ़ाइन किए हैं, हमने कर्नल का जिक्र किया है, हमने ये डिस्कस किया है कि इंटरसेक्शन ऑफ सम मॉड्यूल्स इज़ अ सब मॉड्यूल, सम ऑफ सम मॉड्यूल्स इज़ अ सब मॉड्यूल। हमने होमोमॉर्फिज्म डिस्कस किए हैं, हमने आइसोमॉर्फिज्म डिस्कस किए हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 वेरी सिंपल थ्योरम्स विच आर वेरी सिंपल फॉर यू नाउ। ग्रुप थ्योरी में आपने प्रूव किया था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। रिंग थ्योरी में भी आपने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स आपने डिस्कस किए थे और प्रूव किए थे बाकायदा। इसी तरह थ्योरी ऑफ मॉड्यूल्स में भी हमारे पास फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। मैं इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स लिखता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट वी हैव डन। सो आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स,
सो वी कम टू फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। मैं बस सिर्फ फर्स्ट लिख देता हूँ क्योंकि दीज आर आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स। सो द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम सेज दैट कि let m and m dash be left R modules, या आप यूँ कह लीजिए कि let f from m to m dash be a module homomorphism। और बात को क्लियर करने के लिए हम लिख देते हैं कि वेयर m and m dash are left R modules। और इतना लिख देने से ये बात फिर क्लियर हो जाती है कि R जो है इज़ अ रिंग विद आइडेंटिटी। हम वो चीज़ नहीं लिख रहे। देन जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो ये है कि अगर आप डोमेन वाले मॉड्यूल को इस होमोमॉर्फिज्म के कर्नल के साथ फैक्टर करें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट नेक्स्ट। तो ये जो है ये चीज़ m डैश के आइसोमॉर्फिक होगी। सो दिस इज़ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। और इसका प्रूफ एग्जैक्टली वैसे है जैसे आपने रिंग थ्योरी में किया था कि अगर आपको किसी रिंग का टू साइडेड आइडियल सॉरी नॉट लाइक दैट, कि अगर आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म R से लेकर R डैश तक दे दिया जाए और आप डोमेन वाली रिंग को कर्नल के साथ जो कि टू साइडेड आइडियल होता है फैक्टर करें तो को डोमेन वाली रिंग के आइसोमॉर्फिक रिजल्ट मिलता है आपको। एग्जैक्टली सेम थिंग ग्रुप थ्योरी में भी इसी तरह है। प्रूफ भी 99% वही है जो आपने रिंग थ्योरी में किया था। सो दिस इज फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सो आई राइट द सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। और सेकंड का भी आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा क्योंकि आपने इसे ग्रुप थ्योरी में भी किया हुआ है और आपने इसे रिंग थ्योरी में भी कर रखा है। So second isomorphism theorem says that let R be a ring with identity, वो हम तो नहीं लिखते, and let M be a left R module, let M be a left R module हमें इस लेफ्ट आर मॉड्यूल के दो सब मॉड्यूल चाहिए होंगे। आपको याद होगा सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में। सो लेट M be a left R module, let N1 and N2 be some modules of M, let N1 and N2 be sub modules of M, सच दैट, इसमें आपको याद होगा एक कंडीशन होती है इन दोनों, जब ये सब ग्रुप हों तो भी, जब ये आइडियल्स हों तो भी, कि इनमें से एक जो है वो दूसरे का सबसेट होता है। सच दैट N1 को आप N2 का सबसेट ले लीजिए, सच दैट N1 इज सबसेट ऑफ N2। तो आप जानते हैं स्टेटमेंट क्या होगी, क्या हम इसमें लिखने जा रहे हैं। देन M फैक्टर N1, M फैक्टर N1,
and then factor n2 factor n1 is isomorphic with m factor n2। और इसका प्रूफ भी आपको याद होगा कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक होमोमॉर्फिज्म डिफ़ाइन करते हैं, उसका कर्नल इसके बराबर आ जाता है, एंड देन कंडीशन एग्जैक्टली सेम प्रूफ जो इससे पहले आप जानते हैं हमने कर रखा है। सो दिस इज़ सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम दैट m factor n1 factor n2 factor n1 is isomorphic with m factor n2। So this was second isomorphism theorem. We come to third isomorphism theorem. So third isomorphism theorem says that let M be a left R module, उसमें भी हमें दो सब मॉड्यूल चाहिए होते हैं, तो let M be a left R module let M be a left R module and N1 and N2 be submodules of M, and N1 and N2 be submodules of M। इस केस में N1 का N2 का के साथ या N2 का N1 का सबसेट होना जो है ना वो कंडीशन नहीं होती। देन प्रूव हमें ये करना होता है कि अगर आप N1 और N2 को ऐड कर लें, आप जानते हैं हमने पीछे अभी भी डिस्कस किया है कि दो सम मॉड्यूल्स का सम डिफाइन किया जा सकता है और वो सम मॉड्यूल ही होता है। तो देन N1 प्लस N2 फैक्टर्ड विद N2 is isomorphic with N1 factored with N1 intersection N2। आप इसे कंपेयर कीजिए रिंग थ्योरी के जो थ्योरम्स हैं, आप देखेंगे ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। वहाँ पर आप यहाँ पर I1 प्लस I2 आप लिखते रहे हैं यहाँ पर जो केस में। तो let M be a left R module and N1 N2 be some modules of M, then N1 plus N2 factored with N2 is isomorphic with N1 factored with N1 intersection N2। So this is third isomorphism theorem। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स को हमने ग्रुप थ्योरी में भी प्रूव किया हुआ है, रिंग थ्योरी में भी हमने अभी रिसेंटली प्रूव किया है मिड सेमेस्टर से पहले, तो इन थ्योरम को हम बार बार प्रूव नहीं करेंगे। सो मैंने इन थ्योरम्स को आपको बता दिया है, आप इन थ्योरम्स को रिंग थ्योरी के थ्योरम्स के साथ कंपेयर करके देखिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इनको प्रूव भी कर लेंगे। सो वी डू नॉट प्रूव दीज थ्योरम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एग्जैक्टली सेम स्टेट, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स हैं और 99% प्रूफ भी वही हैं जो आपने इससे पहले रिंग थ्योरी में या किसी हद तक आपने ग्रुप थ्योरी में कर रखे हैं। स्टेटमेंट्स का जानना आपके लिए ज़रूरी है, प्रूफ भी आप चाहें तो अपने तौर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं।